लेट्स बिगिन चैप्टर नंबर 6 डेमोक्रेटिक राइट्स। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो सिटीजन्स की डेमोक्रेटिक राइट्स है वो कैसे लिमिट सेटअप करती है डेमोक्रेसी में। तो लाइफ विदाउट राइट्स से कुछ एग्जांपल दे रखे हैं कि अगर आपके पास राइट्स नहीं होती तो लाइफ कैसे होती। पहला एग्जांपल ये है प्रिजन इन ग्वांटानामो बे। यूएस क्या करता है, जो यूएस पर अटैक होता है 19 सितंबर 2001 में, तो यूएस को लगता है कि पूरे वर्ल्ड में ये आदमी जो है ये इस अटैक से लिंक्ड थे, तो उन लोगों को ये उठाती है और ग्वांटानामो बे जो है एक क्यूबा के पास में है एरिया, वहाँ पे एक प्रिजन में डाल देती है। उनको ना ही रीज़न बताती कि आपको अरेस्ट क्यों कर रहे हैं, ना ही उनको ये राइट देती कि आप जाके कोर्ट में जा सकते हो। उन्हें कोई राइट नहीं मिली होती। जिस कंट्रीज से इन लोगों को उठाया जाता है, ना ही उस कंट्री की गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करा जाता कि हम इन्हें कहाँ उठा रहे हैं, क्या कर रहे हैं इनके साथ। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है। इन्होंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी उन प्रिजनर्स की जो इस बे में थे, उनको बताया, इस एमनेस्टी इंटरनेशनल ने वर्ल्ड में बताया कि यहाँ पर लोगों को टॉर्चर करा जा रहा है बिल्कुल। फिर भी यूएस ने इनकी बात नहीं मानी और इन लोगों को अपने अंडर ही रखा इंक्वायरी में। फाइन। नेक्स्ट है सिटीजन्स राइट इन सऊदी अरेबिया। इसमें क्या है, अब दिस कंट्री सऊदी अरेबिया इज़ रूल्ड बाय हेरिडेटरी किंग, और एक किंग जो है वो यहाँ पर रूल करते हैं। फाइन। और किंग लोगों का जो है कोई भी रोल नहीं है इलेक्शन में। लोग कोई इलेक्शन नहीं करते, मतलब इलेक्ट नहीं करते किसी मेंबर को, अपने रूलर्स को। लेजिस्लेचर भी किंग सेलेक्ट करेंगे, एग्जीक्यूटिव जो है वो भी किंग खुद ही सिलेक्ट करेंगे। फाइन। सिटीजन्स जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं बना सकते, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस नहीं बना सकते, कोई फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं है, सबको मुस्लिम होना पड़ेगा, और जो नॉन मुस्लिम है उनको अपनी जो प्रैक्टिसेस हैं वो प्राइवेट में फॉलो करनी पड़ेगी, पब्लिक में नहीं कर सकते। वुमेन जो है उनके साथ बहुत ज़्यादा पब्लिक रिस्ट्रिक्शंस थी। फाइन। और ये एक चीज़ थी कि 1 मैन इज़ इक्वल्स टू 2 वुमेन यहाँ पर कंसीडर किया जाता था। नेक्स्ट एक एथनिक मैसेकर इन कोसोवो की बात है। तो इसमें 2 तरीके के लोग रहते थे, 2 एथनिक ग्रुप्स रहते थे, एक थे सर्ब्स और एक थे अल्बेनियंस। तो जो एक सर्ब लीडर यहाँ पे बन गए थे, मिलोशेविक जो है इलेक्शन जीत गए थे और इनकी गवर्नमेंट यहाँ पर थी। तो इन्होंने क्या करा कि जो भी अल्बेनियंस यहाँ पे हैं, या तो आप कंट्री को लीव करो या सर्ब्स के डोमिनेंस को एक्सेप्ट करो, ये चीज़ बोल दी। एक फैमिली थी यहाँ कोसोवो में, अल्बेनियन फैमिली थी, उनके घर में जाकर अटैक कर देते हैं, आदमी को सिर में गोली मार देते हैं। तो सोचो, जस्ट बिकॉज आप अल्बेनियन हो आपके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे थे लोग। तो ये क्या शो करता है कि जो विदाउट राइट्स आपकी लाइफ कैसे है। आपके पास कोई डिग्निटी नहीं है, आपके पास, आपको किसी ने अरेस्ट कर लिया कोई विदाउट एनी प्रॉपर रीज़न और इन्फॉर्मेशन, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, आपको क्यों अरेस्ट कर रहे हैं, और आप अपने आप को डिफेंड भी नहीं कर सकते कि अरेस्ट। तो ऐसे बिहेवियर से बचने के लिए राइट्स जो है वो इंट्रोड्यूस करी गई है कॉन्स्टिट्यूशंस में। राइट्स क्या है? राइट्स आर द क्लेम्स ऑफ अ पर्सन ओवर अदर फेलो बींग्स, ओवर द सोसाइटी एंड ओवर द गवर्नमेंट। फाइन। राइट्स इसलिए होते हैं कि हम लोग खुश रह सके विदाउट एनी फियर, विदाउट एनी डिग्रेडेड ट्रीटमेंट, बाकी लोग भी खुश रह सके। राइट एक क्लेम है, बट ऐसा क्लेम नहीं है कि हमें तो फ़ायदा हो रहा है लेकिन बाकी लोग उससे हर्ट हो रहे हैं कुछ भी। क्लेम्स जो हैं वो रीज़नेबल होने चाहिए। तो राइट्स जनरली क्या है, रीज़नेबल क्लेम्स हैं, एंड दे शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द सोसाइटी एंड सैंक्शनड बाय लॉ। राइट्स में सब लोग खुशी से रह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं खुशी से रह रही हूँ क्योंकि मेरी राइट है, लेकिन बाकी लोग उससे परेशान हो रहे हैं। तो राइट्स की डेफिनेशन क्या है? दे आर रीजनेबल क्लेम्स ऑफ पर्सन्स रिकॉग्नाइज्ड बाय द सोसाइटी एंड सैंक्शनड बाय लॉ। अब डेमोक्रेसी में राइट्स की नीड क्यों है? हमारे पास राइट टू वोट होता है, राइट टू बी इलेक्टेड टू गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होते हैं, लोग अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाते हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में पार्ट लेते हैं। राइट्स का बहुत स्पेशल रोल है डेमोक्रेसी में। माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करता है राइट्स फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ मेजॉरिटी। ये इंश्योर करता है कि मेजॉरिटी को जो अच्छा लग रहा है वही करते जा रहे हैं, नहीं, माइनॉरिटीज़ की भी खुद की राइट्स हैं। राइट्स गारंटीज़ हैं विच कैन बी यूज्ड व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग। Things may go wrong when some citizens take away the rights from others. तो ये राइट लोगों को प्रोवाइड करी गई हैं इस तरीके से कि राइट्स आर प्लेस्ड हायर देन द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट भी उसको वायलेट ना कर सके। तो डेमोक्रेसीज़ में जो बेसिक राइट्स ऑफ सिटीजन्स की जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशनड हैं, और कुछ राइट्स ऐसी हैं जिनको स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको हम कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। हमारे यहाँ पर 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। ये रही right to freedom, right to constitutional remedies, right to equality, right against exploitation, cultural and educational rights and right to freedom of religion। सबसे पहले है right to equality। अगर हम right to equality पढ़ें तो right to equality में क्या है, देखो, right to equality ये बोलता है लॉ के आगे सब इक्वल हैं।
कि लॉज जो हैं वो सेम मैनर में अप्लाई होंगे, बेशक उस बंदे का स्टेटस कुछ भी हो, और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं रूल ऑफ लॉ। ठीक है, क्या all the laws must apply in the same manner to all regardless of a person's status. This is called the rule of law. Rule of law एक डेमोक्रेसी का फाउंडेशन होता है. It means that no person is above the law. लॉ जो है वो सुप्रीम है डेमोक्रेसी में. कोई भी पॉलिटिकल लीडर, गवर्नमेंट ऑफिशियल हो या ऑर्डिनरी सिटीजन हो, वो लॉ के आगे सब बराबर हैं. इसमें कुछ क्लोजेस दे रखे हैं कि द गवर्नमेंट शिल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ. एवरी सिटीजन शेल हैव द एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस. और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी विद रिगार्ड टू द यूज़ ऑफ वेल्स, टैंक्स, पब्लिक घाट्स, बाथिंग घाट्स, रोड्स, प्ले ग्राउंड्स, प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिसोर्स मेंटेन बाय द गवर्नमेंट और डेडिकेटेड टू द यूज़ ऑफ जनरल पब्लिक. ये ऐसा लगता है बिल्कुल ऑब्वियस चीज़ें हैं, बट पहले के टाइम में लोग जो हैं बहुत डिस्क्रिमिनेट करते थे दूसरे लोगों को ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर. अनटचेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, कास्ट सिस्टम के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा था. तो उन चीज़ों को कम करने के लिए ये चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन करी गई थी. अब इक्वालिटी का प्रिंसिपल जो है पब्लिक जॉब्स में भी अप्लाई होता है कि ऑल द सिटीजन्स हैव इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी पोजीशन इन द गवर्नमेंट एंड नो सिटीजन शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट और मेड इनएलिजिबल फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑन द ग्राउंड्स मेंशन्ड अबव. कौन से ग्राउंड्स? ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ. एवरीवन इज इक्वल. फाइन. अब कई लोग बोलेंगे रिजर्वेशन, तो वो तो इक्वालिटी कहाँ है उसमें? इक्वालिटी है उसमें. कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ मेंशन्ड है कि जो रिजर्वेशंस है वो राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन नहीं है. क्यों वायलेशन नहीं है? क्योंकि जो एससीज और एसटीज़ को रिजर्वेशन प्रोवाइड करी गई है वो वैसे सोसाइटी में बहुत बैकवर्ड स्टेजेस पे लाई करते हैं, तो उनको बाकी सोसाइटी में बाकी लोगों के इक्वल लाने के लिए हमने ये रिजर्वेशन प्रोवाइड करा गया है. रिजर्वेशन एज अ थ्योरी इज़ नॉट नेगेटिव, बट जिस तरीके से उसको अप्लाई करे जाते हैं उसमें थोड़े नेगेटिव पॉइंट्स हैं, उसमें थोड़ी कमियां हैं. बट ऑन ग्राउंड लेवल देखें तो रिजर्वेशन एज अ थ्योरी इज़ नॉट वायलेशन फॉर राइट टू इक्वालिटी. और जो अनटचेबिलिटी है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में बैन करी हुई है अंडर द राइट टू इक्वालिटी ही. अनटचेबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि हम दूसरों लोगों को टच नहीं कर रहे जो सर्टेन कास्ट से बिलोंग करते हैं. इट रेफर्स टू एनी बिलीफ और सोशल प्रैक्टिस which looks down upon people on the account of their births with certain caste labels, right? तो कॉन्स्टिट्यूशन ने अनटचेबिलिटी को पनिशेबल ऑफेंस बना रखा है. नेक्स्ट फंडामेंटल राइट इज़ राइट टू फ्रीडम. फ्रीडम क्या होता है? एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट्स, यानी कि हमें कोई किसी काम करने से रोके ना. प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो क्या है, अब हम कुछ काम कर रहे हैं, हमारे अफेयर्स कुछ भी हैं, कोई बाकी आके इसमें इंटरफेयर ना करें, इसी को हम फ्रीडम कहते हैं. सोसाइटी में हम चाहते हैं कि हम फ्रीली जी सकें. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजन्स को दे हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच, असेंबल इन अ पीसफुल मैनर, फॉर्म एसोसिएशंस एंड यूनियंस, मूव freely throughout the country, reside in any part of the country and practice any profession or to carry on any occupation, trade or business. तो ये राइट्स दे रखी हैं सिटीजन्स को अंडर द राइट टू फ्रीडम. लेकिन फ्रीडम भी इतना एक्सपीरियंस ना करो कि बाकी लोगों को उससे प्रॉब्लम होए. योर फ्रीडम शुड नॉट कॉज पब्लिक डिसऑर्डर, राइट? अंडर द राइट टू फ्रीडम यू आर फ्री टू डू एवरीथिंग विच इंजर्स नो वन एल्स. फ्रीडम एक अनलिमिटेड लाइसेंस नहीं है कि जो मन करा वो कर लिया. कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगी हुई हैं इवन फ्रीडम पर भी. वाई? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द लार्जर पार्ट ऑफ द सोसाइटी. अब जैसे फर्स्ट क्लॉज है राइट ऑफ फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. अब आपकी सोच दूसरे लोगों से अलग हो सकती है, आप किसी चीज़ पर एग्री कर सकते हो, किसी चीज़ पर डिसएग्री कर सकते हो, आपको बिल्कुल राइट है अपने आप को एक्सप्रेस करने का, कुछ बोलने का. बट आप गवर्नमेंट के खिलाफ लोगों को भड़काओगे थोड़ी अपनी बातें बोलकर, या आप किसी को कुछ बोल रहे हो उससे वो डिफेम हो गया, उसके बारे में आप गलत अफवाहें फैला रहे हो. दिस इज़ अ लिमिट. आपके पास यू हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बट स्टिल अ लिमिट इज़ देयर कि आप किसी को डिफेम नहीं कर सकते, आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट लोगों को भड़का नहीं सकते. नेक्स्ट राइट क्या दे रखी है इसके अंदर? दैट सिटीजन्स हैव द फ्रीडम टू होल्ड मीटिंग्स, पोजेशंस, रैलीज एंड डेमोन्स्ट्रेशंस ऑन एनी इशू. आप आइडियाज़ एक्सचेंज करना चाहते हो, पब्लिक सपोर्ट को मोबिलाइज कर सकते हो किसी चीज़ के लिए, आप मीटिंग्स कर सकते हो, ठीक है, ये आपके पास राइट है. बट अगेन इस पर कुछ लिमिट्स हैं. क्या लिमिट्स हैं? कि पब्लिक ऑर्डर जो है सोसाइटी में वो मेंटेन रहना चाहिए. ये जो आपकी डेमोन्स्ट्रेशंस हैं, रैलीज़ हैं, ये पीसफुल होनी चाहिए. ये नहीं है कि आप वेपन्स लेके चल रहे हो, मीटिंग्स कैरी कर रहे हो विद वेपन्स.
आप एसोसिएशंस बना सकते हो बट वो पीसफुल होने चाहिए। नेक्स्ट इज़ फ्रीडम टू ट्रेवल टू एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। यू हैव द राइट कि आप कहीं भी रह सकते हो इंडिया की टेरिटरी के अंदर, फाइन, और आपके पास राइट है कि आप कहीं भी माइग्रेट कर सकते हो और सिटी से विलेज या विलेज से सिटी। सेम फ्रीडम एक्सटेंड होता है टू द चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन। आपकी मर्ज़ी है आपको कौन सी जॉब करनी है, कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता कि आप ये जॉब ना करो या आप यही जॉब करो, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट नो पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। इसका मतलब ये है कि किसी भी इंसान को आप ऐसे नहीं मार दोगे जब तक कोर्ट जो है डेथ सेंटेंस नहीं देता, और आप उन्हें मार दिया तो फिर आपको पनिशमेंट मिलेगी। और गवर्नमेंट है या पुलिस ऑफिसर है वो कोई अरेस्ट नहीं कर सकता आपको बिना रीज़न के, प्रॉपर जस्टिफिकेशन के बिना नहीं अरेस्ट कर सकते, राइट। तो उस पर भी कुछ रूल्स दे रखे हैं राइट टू फ्रीडम के अंडर। क्या प्रोसीजर्स हैं कि अ पर्सन हु इज़ अरेस्टेड एंड डिटेन्ड इन कस्टडी विल हैव टू बी इन्फॉर्म्ड द रीजंस फॉर सच अरेस्ट एंड डिटेंशन। किसी को अरेस्ट कर रहे हो उसको पहले रीज़न बताना पड़ेगा कि इस वजह से आपको अरेस्ट कर रहे हैं। अ पर्सन हु इज़ अरेस्टेड एंड डिटेन्ड शैल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन अ पीरियड ऑफ 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट। अरेस्ट करने के पास उस इंसान के पास, जो अरेस्टेड इंसान है उसके पास राइट है कि वो कोर्ट में जा सके या अपने लिए एक जज अरेंज कर सके, राइट। दे हैज़ द राइट टू कंसल्ट अ लॉयर और एंगेज अ लॉयर फॉर हिज डिफेंस। ये क्या है, राइट्स दे रखे हैं एक अरेस्टेड पर्सन को। अब आपको राइट टू इक्वालिटी भी मिल गई, राइट टू फ्रीडम यानी कि राइट टू लिबर्टी भी मिल गया। अब अगर आपकी राइट्स वायलेट होती हैं तो आप क्या करो, आपको एक्सप्लॉइट किया जाता है तो आप क्या करो। ओके, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, कि अगर आपको एक्सप्लॉइट किया जाता है तो क्या करना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन 3 स्पेसिफिक एविल्स और मेंशन करता है अपना। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 3 एविल्स, स्पेसिफिक एविल्स मेंशन करता है और वो एविल्स को इलीगल बताता है। फर्स्ट क्या है, ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स। ट्रैफिक मतलब सेलिंग एंड बाइंग ऑफ ह्यूमन बींग्स, स्पेशली वुमेन, फॉर इमोरल पर्पसेस। सेकंड, फोर्ज लेबर या बेगार, किसी भी फॉर्म में। बेगार एक ऐसी प्रैक्टिस है जहाँ पे वर्कर को फोर्स किया जाता है कि आप ये काम करो और बहुत कम पैसे इस बदले में दिए जाते हैं, फोर्ज लेबर। जब ये प्रैक्टिस लाइफ लॉन्ग बेसिस पे हो जाती है तो बेगार को कहते हैं बॉन्डेड लेबर। कब, जब लाइफ लॉन्ग बेगार होता है, लाइफ लॉन्ग फोर्ज लेबर होता है, उसे कहते हैं बॉन्डेड लेबर। थर्ड, चाइल्ड लेबर। कॉन्स्टिट्यूशन जो है चाइल्ड लेबर को भी प्रोहिबिट करता है। नो वन कैन एम्प्लॉय अ चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 टू वर्क इन एनी फैक्ट्री और माइन या किसी हज़ार्डस जगह। 14 से नीचे साल का कोई बच्चा है तो उसको हज़ार्डस वर्क्स में आप काम नहीं करवा सकते। ये लॉज हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन के नीचे, के अंडर। और अगर आपको कोई इनके बेसिस पर एक्सप्लॉइट कर रहा है तो ऑब्वियसली आपको पनिशमेंट मिलेगी। नेक्स्ट इज़ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि राइट टू फ्रीडम के अंदर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी आता है। इस केस में कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वेरी पर्टिकुलर थे कि हम जो एक इंडिया को सेक्युलर स्टेट बनाएंगे। बहुत सारे रिलीजन्स हमारे यहाँ पे फॉलो होते हैं, तो सेक्युलरिज्म एक ऐसा आइडिया है जहाँ पे स्टेट जो है वो एज सच कोई रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगा ऑफिशियल बेसिस पर। स्टेट का जो है कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा। सेक्युलरिज्म है यानी कि डिपेंड्स ऑन द पीपल लिविंग इन द कंट्री, लिविंग इन द टेरिटरी, एंड दे हैव द राइट टू टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन। या किसी भी रिलीजन को अगर नहीं भी मानना है तो मत मानो। अपने रिलीजन को अगर आप प्रोफेस, प्रोपोगेट, प्रैक्टिस कर रहे हो, अपने रिलीजन को आप फैला रहे हो तो ठीक है, आप बिल्कुल करिए, लेकिन ये नहीं है कि आप कुछ भी करे जा रहे हैं। यहाँ पर अगेन लिमिट सेट है। अगर आप अपने रिलीजन का प्रचार कर रहे हो ठीक है, बट आप किसी को ज़बरदस्ती अपने रिलीजन को फॉलो करने के लिए फ़ोर्स नहीं कर सकते। और जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं जिसमें जो कई लोग फॉलो करते हैं जैसे कि सेक्रीफाइसेस ऑफ एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स, तो ये अनलॉफुल और इलीगल मानी जाएगी अनटिल एंड अनलेस ये जो है एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ रिलीजन को चेंज ख़राब नहीं करती है। नेक्स्ट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। तो इंडिया में बहुत टाइप के लोग रहते हैं, मेजॉरिटीज़ भी है, माइनॉरिटीज़ भी हैं। तो जनरली कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स जो हैं, कल्चरल राइट्स देखें तो उनको माइनॉरिटीज़ का जो रिलीजन है, लैंग्वेज है, उनको स्पेशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है स्पेसिफाई करता है कुछ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज़, जैसे कि एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स विद अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज और कल्चर हैव अ राइट टू कंजर्व इट। Admission to any educational institution maintained by government or receiving government aid cannot be denied to any citizen on the ground of religion or language. All minorities have the right to establish and administer educational institutions of their choice.
यहाँ पर माइनॉरिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि नेशनल लेवल पे रिलीजियस माइनॉरिटी है, कुछ जगह पे कुछ पर्टिकुलर स्पीकिंग लैंग्वेज, कुछ पर्टिकुलर लोग जो कुछ लैंग्वेज को बोलते हैं वो भी माइनॉरिटीज़ के अंदर अकाउंट होते हैं। अब ये तो सारी राइट्स हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड करता है, बट अगर हमारी ये राइट्स भी हमसे छीन ली जाती तो हम क्या करें? तो उसके लिए भी एक राइट बनाई गई है जो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो इटसेल्फ एक फंडामेंटल राइट है। और B.R. अम्बेडकर ने इसको बोला था द हार्ट एंड द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? ये बहुत इंपॉर्टेंट राइट है कि अगर आपसे आपकी राइट छीन ली जाती है तो आप कोर्ट जा सकते हैं और आपको अपनी राइट्स प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो कुछ रिट्स इशू करते हैं फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, सुप्रीम कोर्ट भी इशू कर सकता है और हाई कोर्ट भी इशू कर सकता है, और आपको जो आपकी राइट्स हैं वो वापस से प्रोवाइड करा दी जाती है। अब आजकल एज द जनरेशन इज़ चेंजिंग, एज द कंट्री इज़ ग्रोइंग डेवलपिंग, तो फंडामेंटल राइट्स या जो राइट्स का कॉन्सेप्ट है वो भी डेवलप हो रहा है। जैसे कि गवर्नमेंट जो है इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स। पहले राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट था, अब राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट नहीं है। यू हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन। RTI कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट राइट है आजकल। तो राइट टू प्रॉपर्टी है, फंडामेंटल राइट नहीं है, तो उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया है। राइट टू वोट है आपके पास, कुछ ह्यूमन राइट्स भी होते हैं, कुछ मॉरल क्लेम्स भी होते हैं। जैसे जो मॉरल राइट्स हैं, मॉरल क्लेम्स, ये आप साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन में देख सकते हैं। राइट टू एडिक्वेट हाउसिंग, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू एन एनवायरनमेंट दैट इज़ नॉट हार्मफुल टू देयर हेल्थ और वेल बीइंग। दीज आर द राइट्स दैट आर मेंशन्ड इन द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। क्लास 8 में चैप्टर 1 है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें मैंने प्रॉपर राइट्स पढ़ा रखी हैं।